आवाज आ रही है बेटा? सब ठीक है। कल वाला कुछ रिपीट किया है? कल जो बताया था रिपीट किया? यस सर। एक इसमें नया नाम दिख रहा था, मंजू। मंजू नाम दिख रहा था एक। ये कौन है बताएंगे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, सारे लोग माइक म्यूट रखेंगे, है ना? जहां पे जरूरत होगी वहां पर हटाएंगे, है ना? स्क्रीन दिख रही है सबको? सर आज तो बहुत कम बच्चे आए हैं अभी तक। ठीक है ना, लेकिन टाइम हो गया, बात खत्म। हमने बोला था कि 5 मिनट पहले से कनेक्ट करना है, हम नहीं वेट करेंगे यार किसी का। और आज थोड़ी सी यस सर। नेटवर्क की भी दिक्कत है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हम वो यूट्यूब पे डाल देंगे बाद में वीडियो, तो कोई यस सर। दिक्कत नहीं है उसमें। सर आज बस एक सेशन रहेगा ना? हाँ, आज एक ही है बेटा, आज थोड़ा सा बाहर जाना है हमको, इसीलिए एक ही है आज। यस सर, ठीक है सर। तो 11th वाला है ना? चलो ठीक है। कल हमने मोनेरा जगत में बैक्टीरिया देख लिए थे, है ना? बेटा नोट करना है पॉइंट्स ये सारे, है ना? यहाँ स्क्रीन वाले नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ वो भी स्क्रीन वाले करोगे तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, है ना? ज्यादा हो जाएगा, है ना? चलो, लेकिन कल एक बैक्टीरिया वाले में एक और यहाँ पे एक पॉइंट छूट रहा था, लास्ट वाला पॉइंट बचता है। ये माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और इसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है और वो हमेशा कुछ और दिखा देता है। माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिसाइड नहीं होता है कि वो किस तरह का अपना आकृति या उसका जो शेप रहना है वो किस तरह का रहना है, वो हमेशा चेंजेस करते रहता है ना। उसमें क्या चीज हो रही है कि वो जो माइकोप्लाज्मा है कभी ऐसे दिख रहा है तो कभी अलग शेप में हो जाना है ना? तो कभी भी उसमें चेंजेस आते रहते हैं, इसीलिए उसको प्लूरोलाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं कि जिसका स्ट्रक्चर हमेशा चेंज होते रहता है, कुछ ना कुछ उसमें बदलाव होते रहता है ना? इसीलिए चलो, अब अगला सेकंड वर्ग की बात। पहला हमने मोनेरा जगत के बारे में बात कर ली थी, वहां पे यू बैक्टीरिया मैथनोजेंस हो गए थे, है ना? साइनोबैक्टीरिया हो गए थे, यू बैक्टीरिया हो गए थे। अब बारी आती है प्रोटिस्टा जगत की, है ना? तो प्रोटिस्टा जगत में क्या चीज हो रही है? सबका शायद माइक म्यूट नहीं है। एक सेकंड, माइक म्यूट कर देना, ठीक है? प्रोटिस्टा जगत, है ना? तो जो प्रोटिस्टा जगत हो रहे हैं, इसको सबसे पहले जो शब्द है इसका जो प्रयोग किया गया था वो E.H. हिकल ने किया था। E.H. हिकल प्रोटिस्टा में, है ना? E.H. हिकल। अब जो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव हैं इनको क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बीच की कड़ी बोलते हैं ना। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बीच की कड़ी। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो, मोनेरा जगत में हमने बोला था कोशिकांग अनुपस्थित हो रहे हैं ना, वहां पे मोनेरा जगत के सारे जीवों में कोशिकांग अनुपस्थित थे, लेकिन यहाँ पर क्या चीज हो रहा है? अब यहाँ पे कोशिकांग उपस्थित हो जाते हैं, जिसके अंदर में यहाँ पे गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सारी चीजें अब यहाँ से उपस्थित होना चालू हो जाती है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बीच की कड़ी बोलते हैं ना। दूसरी चीज अब यहाँ पर याद रखना है, गुणसूत्रों का द्विगुणन यहाँ पे स्पष्ट रूप से होना चालू हो जाता है। गुणसूत्रों का द्विगुणन स्पष्ट रूप से होना चालू हो जाता है। और जो प्रोटिस्टा है वो सारे तरह के है ना। कुछ प्रोटिस्टा प्रकाश संश्लेषी होते हैं, कुछ परभक्षी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं और कुछ मृतोपजीवी होते हैं। तो ये सारी तरह की पोषण यूज कर लेते हैं ना। फिर प्रजनन में याद रखना, जब अलैंगिक प्रजनन हो रहा है तो द्विविखंडन या बहुविखंडन से होता है। द्विविखंडन या बहुविखंडन, है ना? प्रजनन, ये हमने यहाँ पे ये क्या युगलीना दिया हुआ है, पैरामीशियम दिया हुआ है, अमीबा देखा था। तो इनमें जब सर आवाज नहीं आ रही है सही। एक सेकेंड, अब ठीक है?
अब ठीक है ना? यस सर। तो जो प्रजनन कर रहे हैं वो लैंगिक अलैंगिक दोनों तरह की विधियों के द्वारा कर रहे हैं, और अलैंगिक में कर रहे हैं तो द्विविखंडन और बहुविखंडन के द्वारा करते हैं ना। और जब लैंगिक प्रजनन करते हैं तो युग्मक संलयन सिनगैमी के द्वारा करते हैं, जिसमें केंद्रकों का संलयन हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन भी होता है यहाँ पे, और गुणसूत्रों की संख्या पहले आधी हो जाती है और बाद में संलयित होकर वापस से पहले जितने या जनक में जितनी रहती है उतनी संख्या हो जाती है। तो जो लैंगिक प्रजनन होता है यहाँ पे प्रोटिस्टा में, वो एकदम कैसे होना है, लैंगिक प्रजनन की जो स्टेप है उसी में होना है ना। ठीक है। उसके बाद में प्रोटिस्टा जगत में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे अलग अलग तरह के प्रोटिस्टा हो रहे हैं ना। एक सेकेंड, इनको 3 वर्गों में बांटा गया है ना। पहला फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक मतलब प्रकाश संश्लेषी, दूसरा आता है इसमें कंज्यूमर, और तीसरा आ जाता है इसमें स्लाइम प्रोटिस्टा है ना, या जो स्लाइम मॉड्यूल्स हैं वो आ जाते हैं, या प्रोटोजोन प्रोटिस्टा आ जाते हैं ना। सबसे पहले कौन से वाले देखते हैं हम यहाँ पे, ये फोटोसिंथेटिक जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रख लेना, यहाँ पे भी इसको फिर से और अलग अलग कैटेगरियों में बांटा गया है, और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, डाइटम्स है ना, जो प्रकाश संश्लेषी में जो डाइटम्स है उनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सिलिका उपस्थित रहता है, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रकाश मतलब ताप संवेदी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वातावरण के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, कि इनके ऊपर में यहाँ पे वातावरण का किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये वाला पॉइंट बहुत सबसे ज्यादा याद रखना है कि जो डाइटम्स हो गई उसकी जो कोशिका भित्ति है वो कैसे सोप केस के जैसे दिखती है। सोप केस साबुनदानी देखी है हमने, साबुनदानी में कैसे, ये यहाँ पे डायग्राम देखो, ये सारे डायग्राम कैसे यहाँ पे मतलब उतने क्लियर समझ नहीं आएंगे, लेकिन कैसे साबुनदानी कैसे रहती है, उसमें छेद 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 रहते हैं चारों साइड में, तो वैसे छेद छेद जैसी रहना है, बहुत सारी उसमें डिजाइने बन जाना है, और उसकी जो कोशिका भित्ति उसके ऊपर में यहाँ पे सिलिका उपस्थित रहता है। तो इसमें आता है डाइटम्स, डाइटम्स के अंदर में क्या हो रहा है यहाँ पे कि उसकी कोशिका भित्ति के अंदर में सिलिका रहती है, और इनका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, जैसे कोई भी क्या बोलना चाहिए, आग प्रतिरोधी हमको कोई ड्रेस वगैरह बनाना है ना, या जैसे हम वात्या भट्टी वगैरह बना रहे हैं, तो इसमें क्योंकि सिलिका को क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ये ताप सहन कर सकती है, इसीलिए। फिर ये मृत अवशेष भी कहलाते हैं, डाइटम्स क्या कहलाते हैं, जीवित जीवाश्म भी कहलाते हैं ना, या मृत अवशेष। जीवित जीवाश्म का मतलब क्या चीज हो रही है कि ये बहुत लंबे टाइम तक क्या होना है, कहीं पर भी पड़े हुए रहना है, मतलब ये वहां रहता है, समुद्र में रहता है, तो उसकी सतह पर पड़े रहना है, क्योंकि सिलिका है, बाहर के एनवायरमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो बहुत लंबे टाइम तक जैसे के वैसे पड़े रहते हैं, इनकी बॉडी वहां पे नष्ट नहीं होती है ना। तो डाइटम्स के लिए ये चीज यहाँ पर याद रख लेना। ठीक है, इनका प्रयोग अगर हम कर रहे हैं तो पॉलिश करने में कर रहे हैं, पैंट बनाने में कर रहे हैं, तेल बनाने में कर रहे हैं, और इसमें जो मेन है ट्राइसेरेटियम ट्राइसेटेरियम, इस डाइटम्स का उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, फिर बारी आती है यहाँ पे डायनोफ्लेजिलेट है ना। तो डायनोफ्लेजिलेट में क्या चीज हो रही है, जैसे अब यहाँ पे कुछ जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर में क्या होना है, यहाँ पे फ्लेजिला उपस्थित रहता है ना। तो जो फ्लेजिला उपस्थित रहता है, और ये भी कैसे एक कोशी के जीव है, फ्लेजिला इसके अंदर में उपस्थित है, तेल और जो भोज्य पदार्थ है उसका जो संचय करके रखते हैं, ये भी यहाँ पे याद रखना है, जो भोज्य पदार्थ है उसका जो ये संचय करके रखते हैं वो स्टार्च की या तेल के रूप में करते हैं, स्टार्च या तेल के रूप में करते हैं। ठीक है, अब जो डायनोफ्लेजिलेट हो रहे हैं है ना, इसके अंदर में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे ये कोशिका भित्ति मतलब ये फ्लेजिला उपस्थित है, जिसके कारण ये कैसे हो जाते हैं, चल हो जाते हैं। देखो यहाँ पर इसमें फ्लेजिला है, लेकिन वो कहाँ पर उपस्थित है ये चीज भी अब यहाँ पे याद रखना है, तो उसके लंबवत में उपस्थित रहते हैं ना, कि अब जैसे ये हो गया तो यहाँ पे लंबवत में हो गया, यहाँ पे अनुप्रस्थ में हो गया, या ये बोलना चाहिए उसकी जो अक्ष होती है उस अक्ष पे उपस्थित रहते हैं, कहीं पर भी उपस्थित नहीं रहते हैं है ना। फिर यहाँ पे डिप्लोफ्लेजिलेट आते हैं, डिप्लोफ्लेजिलेट में क्या होना है, दो यहाँ पे जो दो क्या बोलना चाहिए, दो फ्लेजिला उपस्थित रहेंगे जो उसको गति करने में मदद करेंगे।
फिर यहाँ पर ये अलग अलग तरह के डाइटम्स दिए हुए हैं, है ना। ठीक है, ये चीज याद रहेंगी। हाँ सर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आज बारिश हो रही तो आधे बच्चों का कनेक्ट भी नहीं हो रहा और आवाज भी सही नहीं आ रही है। तो उसके लिए एक चीज है कि अभी ठीक है, जैसे सुनाई आ रहा है ठीक है, जब मैं इसका वीडियो डाल दूंगा तो फिर क्लियर सुनाई आएगा, उसमें क्लियर आ जाएगा। तो अगर किसी के यहाँ कोई ज्यादा दिक्कत है तो वो हट सकता है ना। मैं इसको डाल दूंगा तो उसमें मैंने देखा है वीडियो में क्लियर आवाज आते रहती है ना, जो बाद में डाले हैं उसमें क्लियर आते रहती है ना। तो अगर ऐसी दिक्कत है, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो ठीक है, हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं, और बाद में इसको सुन लेना, फिर मतलब देख लेना, है ना। चलो, तो इतनी। दूसरी चीज जो डाइटम्स है, डाइटम्स के लिए याद रखना है कि डाइटम्स को जो वेल है वो खाने के रूप में यहाँ पे यूज करती है ना, खाने के रूप में यूज करती है, उसको पाचन में ये यहाँ पे मदद करते हैं। जो विघटन होता है उसका आसानी से यहाँ पे, मतलब उसकी जो कोशिका झिल्ली है उसके अंदर में यहाँ पे विघटन नहीं हो पाता है, जिसके कारण में वो आसानी से जो दूसरी चीजें खाती है वो उसको डाइजेस्ट करने में मदद मिल जाती है। दूसरी चीज, जैसे टूथपेस्ट बना रहे हैं ना, धातु की पॉलिश अगर बनाना है तो भी हम यहाँ पे डाइटम्स का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसे रहते हैं, खुरदुरे पाउडर जैसे रहते हैं सिलिका के कारण में, है ना, इसीलिए। ठीक है, अब अगली चीज आती है युगलेनॉइड, है ना। तो युगलेनॉइड में क्या आ जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पे युगलीना आ जा रहा है, और ये कैसे रह रहा है, स्वच्छ जलीय में रह रहा है। आपको जो इसकी जो यहाँ पे कोशिका भित्ति हो जा रही है, ये कैसी हो जा रही है, यहाँ पे प्रोटीन युक्त पदार्थ पैलिकल की रहती है। ठीक है, प्रोटीन युक्त पदार्थ पैलिकल की परत रहती है। इसके अंदर में भी यही चीज हो रही है कि यहाँ पर भी क्या उपस्थित रहता है, एक फ्लैजिला उपस्थित रहता है, कोशिकांग यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, ये सभी जगह पर पाए जाते हैं। और इसमें क्लोरोफिल, यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता इसके अंदर में, ठीक है, जिसके कारण ये खुद से यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है। प्रजनन वगैरह सेम चीजें होंगी, सारे के सारे जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर में यहाँ पे प्रजनन सेम होते रहेगा। अलैंगिक कर रहा है तो द्विखंडन और विखंडन के द्वारा कर लेगा, और अगर बहुविखंड मतलब अगर लैंगिक प्रजनन कर रहा है तो केंद्रकों के संलयन से पहले उनके बीच में यहाँ पे एक नली के जैसी संरचना बनेगी, और फिर वो उससे यहाँ मतलब दो कोशिकाओं के बीच में यहाँ पे केंद्रकों का संलयन हो जाएगा, और फिर नए जीव का निर्माण हो जाएगा। सीखा का ज्वाइन नहीं हो रहा है सर इसमें फ्लैजिला एक होता है? हाँ, युगलीना में एक ही है बेटा। सर इसमें 2 लिखा है एनसीईआरटी में। वो युगलेनाइड में होगा, युगलेनाइड का दिया होगा बेटा, उसमें युगलेनाइड का दिया होगा कि इसमें 2 फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। हम यहाँ सिर्फ युगलेना को बोल रहे हैं, तो युगलेना में एक ही रहता है। जो देखो युगलेनाइड हो गए, वो क्या हो गया, पूरी की पूरी एक क्लास हो गई, तो उसके अंदर में फिर दूसरी चीजें भी आ जा रही, जैसे पैरामीशियम हो गया। पैरामीशियम में यहाँ पे अब क्या चीज हो रही है कि उसके अंदर में वो नहीं पाया जा रहा, फ्लैजिला नहीं है, बहुत सारे सीलिया हो जा रहा है ना। अमीबा हो गया, फिर अमीबा के अंदर में यहाँ पे कोई फ्लैजिला नहीं है, सिर्फ उसकी क्या हो रही है, एब्सेंट है। उपस्थित हो रही है ना। तो ऐसे वो मेन यस सर। दी हुई है। जी जी। ठीक है, फिर यहाँ पे युगलेनॉइड के अंदर में याद रखना, इसके अंदर में हरित लवक यहाँ पे उपस्थित नहीं रहते हैं युगलेनॉइड में, और लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ वर्णक यहाँ पे ऐसे उपस्थित होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, है ना। तो या प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं, तो उसके द्वारा हम यहाँ पे वो मतलब अपना भोजन स्वयं बना सकता है ना। फिर दूसरी चीज आती है यहाँ पे, जो प्रोटोजोअन्स हो गए उसमें अमीबा, जैसे प्रोटोजोआ के लिए अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ कैसा है, परजीवी है ना, परजीवी और परभक्षी है। और ये क्या कर रहा है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या करता है बेटा, रोग उत्पन्न करता है ना।
देखो यहाँ पे जो भी प्रोटिस्टा जगत के अधिकतर जो जीव है ना, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, रोग उत्पन्न कर रहे हैं ना, रोग उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये चीजें यहाँ पे याद रखना है बेटा, ये रोग उत्पन्न करते हैं प्रोटोजोआ के, है ना। फिर यहाँ पे जू फ्लेजिलेट्स आते हैं ना, जू फ्लेजिलेट में कौन आ जाता है, ट्राइकोनिफा आ जाता है ना। उसी में यहाँ पे ट्राइपोनोसोमा पड़ा हुआ है, ट्राइपोनोसोमा सुना है, ट्राइपोनोसोमा मक्खी के द्वारा ये क्या हो रहा है, संचरित होते रहता है और मनुष्य के अंदर में, रक्त के अंदर में, ब्लड के अंदर में ये रोग उत्पन्न करता है। पेट मतलब पेट में संक्रमण उत्पन्न कर देता है ना। और कैसी कैसी संरचना रहती है, जैसे यहाँ पे ये युगलिना दिखाई दे रहा है, ऐसे ही रहना है, लेकिन नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो ऐसे रहना है ये। और इसके एक छोर पर इसके एक छोर पर यहाँ पे फ्लेजिला भी उपस्थित रहना है, ये फ्लेजिला उपस्थित हो गया। बीच में यहाँ पर केंद्रक उपस्थित रहना है और बाकी सब कोशिकांग उपस्थित रहना, और बीच में कुछ कणिकाएं उपस्थित रहती है जो क्या रहती है, भोज्य पदार्थों का संचय करके रख लेती है ना। उसके बाद में यहाँ पे अगली चीज आती है जैसे अमीबा। तो अमीबिया के कारण क्या होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण अमीबियासिस होता है। और ये क्या होता है, पेट से संबंधित रोग होता है, जिसमें पेट दर्द वगैरह होता है, आंत वगैरह में संक्रमण हो जाता है। फिर अमीबा के बारे में प्रजनन याद रखना है। तो अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, एक तो द्विखंडन भी होता है, बहुविखंडन भी होता है ना। जैसे अमीबा हो गया तो हमने उसके लिए क्या बताया था कि वो द्विखंडन भी कर ले रहा है और बहुविखंडन भी कर ले रहा है ना। तो अगर ये अमीबा है, अगर उसको अनुकूलित वातावरण मिल जा रहा है ना, अनुकूलित वातावरण मिल रहा है, तो वो कौन सा करता है, द्विखंडन करता है, एक से सिर्फ दो में विभाजित हो जाता है। जब उसको प्रतिकूल वातावरण मिलता है तो वो क्या करता है, बहुविखंडन करता है, अपने चारों ओर एक सिस्ट का निर्माण कर लेता है। और वो सिस्ट क्या रहता है, एक सुरक्षात्मक आवरण रहता है जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है ना। और वो अंदर साइड में उसके केंद्रक विभाजित होते रहते हैं, और विभाजित होने के बाद में जैसे ही अनुकूलित वातावरण आता है, बाहर का सिस्ट यहाँ से हट जाता है और बहुत सारे जो डॉटर अमीबा रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। फिर बारी आती है प्लाज्मोडियम, है ना, स्पोरोजोन्स में, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोन्स में, है ना, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम कैसा रहता है, ये भी तो बीमारी प्लाज्मोडियम करता है। जैसे अगर यहाँ पे मलेरिया परजीवी होता है। हाँ, मलेरिया परजीवी है वो, है ना। सर और उसमें एक साइड में क्या रहते हैं, उसके एक भाग पे, यहाँ जैसे ये वाला अगर हम भाग देखें तो इसमें क्या रहता है, सामने साइड में एक सकर लगा रहता है, जिसके द्वारा क्या होता है, वो चूस सकता है ना, चूसने के लिए, भोजन को ग्रहण करने के लिए उसमें क्या रहता है, एक सकर उपस्थित होता है, जिसके कारण किसी भी साथ में यहाँ पे जुड़ जाता है और उससे पोषण लेने लगता है। फिर इसमें यहाँ पे जो मलेरिया साइकिल था, मलेरिया साइकिल हमको याद रखना है। मलेरिया साइकिल में क्या हो रहा था, ये दो तरह का प्रजनन करता है, एक तो अलैंगिक करता है, दूसरा लैंगिक करता है। तो जब ये मच्छर की लार के अंदर में होता है ना, तो ये क्या कर रहा है, वहां पे लैंगिक प्रजनन कर रहा है। और जब मनुष्य के अंदर में होता है तो ये क्या करता है, अलैंगिक प्रजनन करता है ना। लैंगिक प्रजनन कर रहा है तो उसमें क्या करता है ये, इस पे ये किसके अंदर में आ रहा है, यहाँ पे स्पोरोजोन्स के अंदर में आ रहा है ना, प्लाज्मोडियम। मतलब ये क्या करता है, स्पोर उत्पन्न करता है ना। अब जब ये स्पोर उत्पन्न करता है तो जब ये मच्छर के अंदर में रहता है तो क्या होता है, ऐसे दो छोटे छोटे यहाँ पे स्पोर बनते हैं। एक क्या रहता है, बड़ा रहता है और एक छोटा रहता है। तो ये क्या कहलाता है, मेगा स्पोर कहलाता है, छोटा वाला यहाँ पे माइक्रो स्पोर कहलाता है। जो मेगा स्पोर रहता है वो क्या होता है, यहाँ पे फीमेल होता है, और जो मेगा स्पोर रहता है, माइक्रो स्पोर रहता है, वो मेल वाला रहता है। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में संलयित होकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बना के फिर क्या करते हैं, यहाँ पे स्पोरोजोइट्स बनाते हैं। और स्पोरोजोइट्स की ऐसी संरचना रहती है, गोल संरचना रहती है। और ये फिर मच्छर की लार से होते हुए कहाँ चले जाती है, मनुष्य के ब्लड में चले जाती है। और ब्लड में जाने के बाद में ये कहाँ पर जाता है, लीवर सेल में जाता है ना। लीवर सेल में जाता है, यहाँ पे कुफर कोशिका बोलते हैं जिसको, है ना। और वो कैसी रहती है, ये ऐसे षटकोणीय रहती है ना, कुफर सेल,
षटकोण ये रहती है, उसके अंदर में जाता है और इसके अंदर में जाके क्या करने लगता है, अब वो यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन करता है और यहाँ पर भी क्या करता है, दो तरह की चीजें बनाने लगता है, एक मेगा स्पोर बनाता है और एक माइक्रो स्पोर बनाता है। कुछ बड़े कण बना लेता है और कुछ कैसे होते रहते हैं, छोटे बनते रहते हैं। और इससे जब यहाँ पे ये माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर बनाता है प्लाज्मोडियम, तो क्या करता है, इस सेल के अंदर में वो एक ऐसे रिंग के जैसी संरचना में विकसित होता है। पहले रिंग के जैसी संरचना में विकसित होता है, उसको प्लाज्मोडियम रिंग बोलते हैं या स्पोरोजॉइट्स रिंग बोलते हैं। जब ये स्पोरोजॉइट्स अवस्था में होता है, तो जब जो बड़ा वाला रहता है वो क्या कहला रहा था, मेगा स्पोर कहला रहा, स्पोरोजॉइट्स कहला रहा था, या मेगा स्पोर कहला रहा। जो छोटे वाले थे वो क्या कहला रहे थे, माइक्रो स्पोर कहला रहे थे ना। जब ये लीवर सेल के अंदर में होते हैं तो एक रिंग जैसी संरचना में भी परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद में जब इस लीवर सेल का सारा जीव द्रव्य यहाँ पे उपस्थित यूज हो जाता है और ये अपनी संख्या को बढ़ाने लग जाते हैं, तो ये लीवर सेल क्या हो जाती है, फट जाती है। और लीवर सेल जब फट जाती है तो उसके बाद में क्या हो रहा है, ये सारे के सारे स्पोरोजॉइट्स यहाँ पर क्या होने लग जाएंगे, बाहर आने लग जाएंगे। जब ये बाहर आने लग जाते हैं यहाँ से, तो बाहर आकर ये कहां पर जाते हैं, कहां पर जाते हैं, कोई बताएगा? लीवर सेल से जब बाहर आ रहे तो सर ये फिर आरबीसी में, सर आरबीसी में पहुंचते ना, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते ब्लड में पहुंचकर। आरबीसी के अंदर में पहुंच जा रहे हैं। और आरबीसी के अंदर भी क्या हो रहा है, सेम वही प्रोसेस हो रही, फिर से यहाँ पे अपनी संख्या को अगुणी अलैंगिक प्रजनन के द्वारा वृद्धि कर ले रहे हैं और जो हीमोग्लोबिन है उसको काय में बदल देते हैं, हीमोजॉइन में बदल देते हैं, है ना। अब हीमोजॉइन के लिए याद रखना, हीमोजॉइन क्या होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा उत्पन्न किया हुआ एक विषैला पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के अंदर में ठंड और कपकपी उत्पन्न करता है। मलेरिया होता है तो हमको ठंड और कपकपी लगती है ना। नेटवर्क की दिक्कत होंगी बेटा, ना नेटवर्क। जिसको आवाज वगैरह क्लियर नहीं आ रही है, सबके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है, तो भैया वो यूट्यूब पे देख लेना ये वाला फिर, है ना। अभी डाल दूंगा थोड़ी देर बाद ही, जस्ट क्लास खत्म होंगी तुरंत ही डाल दूंगा, ठीक है। तो ये आरबीसी के अंदर में जा रहा है, हीमोग्लोबिन चेन को, जो हीमोग्लोबिन की जो पॉलीपेप्टाइड रहती है उसको नष्ट करता है और हीमोजॉइन बनाता है। अब देखो यहाँ पे इस जो प्लाज्मोडियम की हम बात कर रहे थे, तो प्लाज्मोडियम से कितने पॉइंट्स आ गए यहाँ पे, ये स्पोरोजॉइट्स अवस्था दर्शाता है ना, मतलब स्पोर के जैसे दिखता है। और स्पोर क्या होते हैं, देखो स्पोर के लिए याद रखो, बैक्टीरिया या किसी सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न किए गए वो सूक्ष्म कण जो गोलाकार होते हैं, अचल होते हैं और जिनमें क्या होता है, कैल्शियम भी उपस्थित रहता है, वो क्या कहलाते हैं, स्पोर कहलाते हैं। बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे स्पोरों का उत्पादन करते हैं, मतलब वो स्पोर उत्पन्न करते हैं जिसके कारण हमको पहचान में आती है। अच्छा, हम एक चीज यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम एंटीबॉडी बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं ना, कि किसी भी सूक्ष्म जीव के द्वारा एंटीजन उत्पन्न करे, है ना। तो वो एंटीजन क्या होते हैं, या तो उसका बॉडी का कोई पार्ट होता है या वो किसी तरह का प्रोडक्ट जो बना रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये स्पोरोजॉइट्स छोटे गोल कण को हम स्पोर बोलते हैं मेन लैंग्वेज, लेकिन ये क्या है, प्लाज्मोडियम है। और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे गोल अवस्थाओं में दर्शाता है, अपने आप को रूपांतरित होता है और अलैंगिक जब प्रजनन होता है तो कैसे दिखाई देते रहता है, गोल दिखाई देता है। तो ये चीज क्या कहलाती है, यहाँ पे स्पोरोजॉइट्स कहलाते हैं वो, है ना। दूसरी चीज जो याद रखना है वो हीमोजॉइन याद रखना है, कि हीमोजॉइन प्लाज्मोडियम के द्वारा उत्पन्न किया गया एक हानिकारक या विषैला पदार्थ है जो शरीर के अंदर में ठंड और कपकपी उत्पन्न करता है, ठीक है, ठंड और कपकपी उत्पन्न करता है। ठीक है, चलो। अब बारी आती है फंगाई या कवक, है ना। तो कवक कैसे होते हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाएं, है ना, बहुकोशिकी हो सकते हैं, विषम पोषी हो सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है तो बेटा नेटवर्क की दिक्कत होंगी ना। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा।
ठीक है। कवक के लिए अब यहाँ पे कवक में क्या है, कुछ ही चीजें याद रखना है। जैसे वो यूकेरियोटिक कोशिका है, बहुकोशिकीय, विषम पोषी मतलब कवक अधिकतर कैसे मृतोपजीवी है ना, दूसरे के द्वारा ये अपना भोजन लेते हैं और फिर वहां से क्या कर रहे हैं, अपने जो भी पोषण आवश्यकता है उसको पूरा कर रहे हैं। दूसरी चीज में यहाँ पे याद रखना है, ईस्ट को याद रखना है कि ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय जीव है जिसके अंदर में एक कोशिकीय जीव है ना, ठीक है। और हम इसका उपयोग कहां पर कर रहे थे, बेकर ईस्ट का ब्रेड के लिए है ना। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे कवक के अंदर में कुछ जाल जैसी संरचनाएं बन जाती है जो क्या कहलाती है, कवक जाल कहलाती है। और हमने जैसे कवक वगैरह देखा होगा या फफूंद लगी हुई देखी होंगी, तो क्या चीज हो रही थी, वो बहुत सारे ऐसे जाल इधर उधर होके मिक्स हो जाते हैं ना। दूसरी चीज में जैसे ये जो कवक जाल बन रहे हैं, अच्छा नहीं, पहले ये काइटिन जो कोशिका भित्ति है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई रहती है और इसके अंदर में लवक नहीं पाए जाते। जैसे हमने फफूंद वगैरह देखी है तो उसके अंदर में कोई भी वो हमको कलर की नहीं दिखाई देती है ना, व्हाइट ही दिखाई देती है ना, ठीक है। उसके बाद में कवक शैवाल के साथ लाइकेन के रूप में रहते हैं और अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर रहे हैं ना। कवक और शैवाल जब साथ में रहते हैं तो वो क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है ना। और इसके अंदर में क्या रहती है, सहजीविता रहती है कि एक उससे भोजन ले लेता है और कवक जो शैवाल हो गए उसको जल अवशोषित करके दे देता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आती है प्रजनन की विधियां। तो प्रजनन की विधियों में क्या चीज हो रही है, कायिक जनन होता है ना, विखंडन और मुकुलन के द्वारा हो रहा है। और अलैंगिक जनन होता है तो उसमें क्या होता है, बीजाणु बनते हैं और बीजाणुओं में क्या बन जाते हैं, यहाँ पे कोनिडिया बन जाते हैं, है ना, ये बताया था, कोनिडिया बन जाते हैं। फिर फाइकोमाइसिटिस के लिए याद रखना है उसकी आकृति की, कैसे आकृति होती है, तो कैसे रहते हैं, थैलस के जैसे, मतलब थैले की जैसी संरचना होती है ना, कैसे बोलना चाहिए उसको, ये ऐसी एक संरचना बनी है और इसके ऊपर में फिर यहाँ पे उसकी शाखाएं जैसे निकलने लगेंगी और ये सब आपस में कैसे हो जाना है, मिक्स हो जाना है इधर उधर से। लेकिन जो मेन जो उसका बेस रहता है वो कैसे हो जाता है, यहाँ पे थैलस के जैसे हो जाता है। फिर इसमें दूसरा वर्ड आता है यहाँ पे कि ये कैसे होते हैं, यहाँ पे समयुग्मकी और विषम युग्मकी संलयन से जाइगोट बनता है ना। जैसे राइजोपस और म्यूकर के लिए बताया था, दो अलग अलग तरह के इसमें क्या बनना है, या सेम भी बन जाना है। जैसे आकार में एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया। कुछ कैसे होना है, यहाँ पे फ्लेजिला वाले बन जाना है, कुछ नॉन फ्लेजिलेट रहना है कि फ्लेजिला उसके अंदर में उपस्थित नहीं रहेंगे। तो अलग अलग तरह के युग्मक भी बन जाते हैं और उनके संलयन से फिर नया जाइगोट बन जाता है। फिर एस्केमाइसिटिस, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एस्को स्पोर बनते हैं। लैंगिक प्रजनन के लिए एस्के स्पोर बनते हैं और ये कैसा होता है, एक फीमेल हो जाता है और एक मेल हो जाता है और उनके बीच संलयन से फिर नया जाइगोट बन जाता है। और अलैंगिक प्रजनन बनेगा यहाँ पे एस्केमाइसिटिस में भी, तो वो किसके द्वारा बनेंगे, कोनिडिया। और कोनिडिया में बताया था कि क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऐसे वृद्धि करते जा रहे हैं, वृद्धि करते जा रहे हैं और एक ऐसी चेन जैसी या एक माला के जैसी संरचना बनते रहती। और जो लास्ट वाला रहता है वो टूट के कैसे हो जाता है, अलग हो जाता है और कहीं पर जाके फिर अंकुरित होके नए जीव का निर्माण कर लेता है, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज अब क्या है यहाँ पे, पादप जगत है ना। तो पादप जगत के लिए क्या चीज हो रही है, ये कैसे हो रहे हैं, सारे के सारे अब यहाँ पे यूकेरियोटिक है ना, यूकेरियोटिक हो गए, बहुकोशिकीय हो गए और स्वपोषीय है ना। कुछ को छोड़ के, जैसे कुछ कैसे है, कीटभक्षी और परजीवी भी है, जैसे अमरबेल हो गई है ना, ये कैसे हो गई, परजीवी हो गए है ना, दूसरे के ऊपर आश्रित रह रहे हैं ना। कीटभक्षी जैसे यूट्रिकुलेरिया हो गया है ना, तो वो
कीटों का भक्षण कर रहा है। स्वपोषी है, और ये किसके अंदर में आ जाते हैं, अब कंज्यूमर के अंदर में आ जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना रहे। फिर पादप जगत के लिए हमने देखा था, जब हम प्रजनन की विधियां देख रहे थे तो इसमें क्या हो रहा था, अलैंगिक विधियां देखी थी हमने, है ना, लेयरिंग वगैरह कर रहे थे, ग्राफ्टिंग कर रहे थे, है ना, कायिक प्रजनन हो रहा था जड़ के द्वारा, तने के द्वारा। तो यहाँ पे लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। फिर जो पादप जगत है उसके उसके जीवन चक्र में द्विगुणिता बीजाणुद्भिद, है ना, और अगुणित युग्मकोद्भिद का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है मतलब जब ये यहाँ पर मान लो कोई पौधा है ना, कोई पौधा है और इससे क्या बन रहा है, परागकण बन रहा है। तो ये कैसा था, यहाँ पे 2n था, है ना, लेकिन ये जो परागकण बना है ये कैसा है, n है ना। जब इधर मादा युग्मक ओरी हो रही, तो जो ओरी रहती है, ओरी भी कैसे रहती है, 2n रहती है, और इसके अंदर में क्या रहता है, बीजांड रहता है। जब ये नर युग्मक किस ओरी के साथ में आके संलयित हो जाता है, तो यहाँ पे जो, एक सेकेंड ना, एक गड़बड़ हो गया, 2n नहीं रहता है, जो बीजांड रहता है ओरी के अंदर में वो कैसा रहता है, n रहता है। तो जब ये दोनों यहाँ पे संलयित हो गए, तो जो बीज बन रहा है ना, जो बीज बनता है वो कैसा बन जाता है, वापस से यहाँ पे 2n बन जाता है ना। ये क्या था, यहाँ पे सीड था, है ना, बीज था, तो ये कैसा बन गया, दोनों के संलयन से बन गया, तो ये यहाँ पे द्विगुणित बन गया। तो इसमें क्या हो रहा है, जो पादप जगत है उसके बीच में स्पष्ट रूप से यहाँ पे पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण, अब ये कैसे बोल रहे हैं, जैसे पीढ़ी एकांतरण का मतलब ये चीज हो गई कि ये जो अवस्था हो रही थी यहाँ पे, इसको भी हम ओवरी मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया, 2n था, है ना, इधर वाला भाग क्या हो गया, यहाँ पे 2n, है ना, और जो इधर वाला भाग हो गया वो कैसा हो गया, जब यहाँ पे युग्मकों का निर्माण हुआ तो ये क्या बन गया, यहाँ पे n बने, मतलब जो युग्मक बने वो अगुणित बने। फिर तीसरी अवस्था क्या आ गई, यहाँ पे बीज बना, तो वो कैसा बन गया, वापस से द्विगुणित बन गया, मतलब एक के बाद एक यहाँ पे अल्टरनेट चलते जा रहे हैं कि एक पहले अगुणित हो गया, फिर द्विगुणित हो गया, फिर अगुणित हो गया, फिर द्विगुणित हो गया। तो ये क्रम पादप जगत में चलते रहता है और बहुत ही स्पष्ट रूप से चलता है, ठीक है, याद रहेगा। फिर अगला वर्ग आता है जंतु जगत। तो जंतु जगत में कैसे है, सबके सब बहुकोशिकीय है, विषम पोषी है, और इनमें क्या होता है, वृद्धि वगैरह का एक निश्चित पैटर्न होता है, वृद्धि का निश्चित पैटर्न होता है। मतलब कैसे कि एक जीवन चक्र चलता है कि पहले वो कैसा है, यहाँ पे जाइगोट है, फिर भ्रूण है, फिर वो वहां पे इन्फेंट वाली अवस्था आ रही है, फिर चाइल्ड अवस्था आ रही है, फिर यंग आ रही है, फिर लास्ट में ओल्ड एज आ जाती है ना। तो इस तरह से जो जंतु है उसके अंदर में जो है वृद्धि का एक निश्चित पैटर्न होता है, एक निश्चित समय के बाद उसमें हमको निश्चित लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये जंतु जगत में आता है ना, ठीक है। अब बारी आती है लास्ट चीज यहाँ पे, वायरस की। टाइम भी खत्म होने वाला है ना। वायरस, तो वायरस के लिए क्या चीज हो रही है यहाँ पे, वायरस का अर्थ ही हो रहा है कि विषैला, है ना, विषैली चीज। और इसकी खोज करी थी, किसने करी थी, डीजे इवानोव्स्की ने करी थी। और किसको देखा था, तंबाकू में मोज़ेक रोग में देखा था, और किसको देखा था यहाँ पे, टीएमवी वायरस को, ठीक है। सर साइंटिस्ट का नाम बताइए फिर से। डीजे इवानोव्स्की, डीजे इवानोव्स्की, ये तंबाकू के अंदर मोज़ेक रोग के अंदर में इनने वायरस को पहचाना था। और वो वायरस कौन सा था, टीएमवी, है ना, टोबैको मोज़ेक वायरस। और इसके लिए अब दूसरी जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसको सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में किसने प्राप्त किया था, तो WM स्टैनले, ठीक है। WN स्टैनले। फिर यहाँ पे ये MW बेंजरिक, इनने रोग उत्पन्न करने की क्षमता के बारे में बताया था कि वायरस जो है वो रोग उत्पन्न भी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं कि वायरस के अंदर में यहाँ पे एक फ्लूइड होता है जो संक्रमण उत्पन्न कर देता है ना।
ये क्वांटिनिजियम वाइमन फ्लूइड, इसके कारण क्या होता है, वायरस रोग उत्पन्न करते हैं। क्वांटिनिजियम वाइवम फ्लूइड के कारण रोग उत्पन्न करते हैं वायरस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में वायरस के अंदर में प्रोटीन का खोल रहता है ना, जैसे हमने वायरस की अगर कोई संरचना, जैसे हम टीएमवी की अगर संरचना देखें तो क्या चीज हो रही थी उसके अंदर में, ऊपर साइड में कैप्सूल उपस्थित हो रहा था, है ना, कि ऊपर ड्रॉ नहीं हो रहा है, ऊपर साइड में कैसे हो रहा था, यहाँ पर एक कैप्सूल उपस्थित हो जा रहा था, बीच में उस पे नेक उपस्थित था, फिर यहाँ पे एक बेसल प्लेट उपस्थित थी, और नीचे साइड में यहाँ पे कुछ यहाँ पे उसके टैल उपस्थित थे, है ना, और बीच में क्या था, यहाँ पे उसका आरएनए उपस्थित था, है ना। तो जो वायरस होते हैं, वायरस के अंदर में मेन तो प्रोटीन होती है, प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। दूसरी जो चीज होती है वो क्या होती है, उसका अनुवांशिक पदार्थ होता है। फिर उसमें अनुवांशिक पदार्थ में डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक पाया जाता है। अब इस पॉइंट को बेटा बहुत अच्छे से याद रख लेना कि वायरस के अंदर में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है ना। और उसमें ऑप्शन क्या दिया रहता है, डीएनए, एक पहला ऑप्शन डीएनए हो गया, दूसरा ऑप्शन आरएनए हो गया, तीसरा ऑप्शन डीएनए या आरएनए हो गया, और एक ऑप्शन रहता है डीएनए आरएनए दोनों। ठीक है, तो कौन सा रहेगा, डीएनए आरएनए दोनों। डीएनए या आरएनए रहेगा। डीएनए या आरएनए। ऑप्शन ये चीज हो जाती है कि भाई यहाँ पे डीएनए हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया यहाँ पे आरएनए हो गया, डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक पाया जाता है, या आरएनए हो गया, या तो फिर ये आ जाता है डीएनए और आरएनए दोनों, ये ऑप्शन रहना है। तो उसमें से हमको कौन सा वाला ध्यान देना है, ये डीएनए या आरएनए, कोई एक चीज उपस्थित रहती है ना, दोनों चीज उपस्थित नहीं रहती है। ठीक है, ठीक है। अब क्या चीज हो रही है, वायरस के अंदर में एक और भाग रहता है जो विरियन कहलाता है, और ये क्या होते हैं, यहाँ पे अनुवांशिक पदार्थ युक्त होते हैं, लेकिन किसी भी तरह की उस पर झिल्ली उपस्थित नहीं होती है, प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। विरियन, या तो फिर इसी को क्या बोलते हैं, वायरॉइड भी बोलते हैं ना। तो वायरॉइड क्या हो चीज होती है, जिसके अंदर में अनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन उसके अंदर में उसके चारों ओर पे कोई झिल्ली नहीं होती, और इसके अंदर भी यहाँ पे रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, फिर इसकी खोज याद रखना है, वायरॉइड की खोज किसने करी थी, डायनर ने करी थी। और ये कैसा रहता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, प्रोटीन का आवरण इसमें नहीं पाया जाता है ना। फिर प्रियन क्या होते हैं, प्रोटीन, केवल प्रोटीन के संक्रमण कण होते हैं जो वायरस के द्वारा यहाँ पे उत्पन्न किए जाते हैं, प्रोटीन के संक्रमण कण होते हैं। टाइम हो गया, डिस्कनेक्ट होने वाला है। तो इतनी चीजें याद रखना है, ये वाला चैप्टर, सेकंड चैप्टर खत्म होता है।